जियो फाइनेंस के रिजल्ट्स 27 जनवरी को आने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जियो फाइनेंस 20 जुलाई 2023 को एक्चुअली डीमर्ज हुआ था रिलायंस से, और तब से करीब करीब 1.5 साल या समझ लीजिए हो चुके हैं। इसके रिजल्ट्स भी आए हैं 3 बार, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो कुछ खास रहे नहीं। इसलिए जो लोग हैं दे आर स्टिल थिंकिंग वेदर दिस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इट इज़ डेड और इट इज़ अलाइव, क्योंकि लोगों ने पैसा तो लगाया हुआ है और पैसा उनका फंसा हुआ है इस टाइम। मैं तो बोलूँगा 100% फंसा हुआ है, और वो सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि इसको रखें, निकलें बाहर लॉस बुक करके, या क्या करें। अच्छा, सवाल ये है कि इसकी जो पेडिग्री है या इसका जो माई बाप है, वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर। ओनर इसका जो मुकेश अंबानी है एक्चुअली, वो भी जो है मतलब जो शेयर होल्डर्स है उसको बहुत उसको फेवर करता है, और रिलायंस ने भी दुनिया को करोड़ों कमा के दिए हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको 1.5 साल हो गया है रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को, और अभी तक कोई खास इसका रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। तो अब लोग जो सोच रहे थे कि ये सोने की चिड़िया है या सोने की मुर्गी है, ये सोने का अंडा देगी, अब वो कब सोने का अंडा देगी पता नहीं। वो 1 साल में देगी, 2 साल में देगी, 5 साल में देगी, 10 साल में देगी, कुछ पता नहीं है। तो इससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस शेयर के अंदर क्या किया जाए। तो चलिए सबसे पहले एक थोड़ा सा ना अपने आप को अपडेट कर लेते हैं कि हमको इसके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है, ज़रा बिज़नेस भी देख लेते हैं कि 1.25-2 साल के अंदर इसने बिज़नेस के अंदर अपने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका जो बिज़नेस है ना वो लीजिंग का है, लीजिंग में पैसा देती है। ये पेमेंट बैंक है, इसका पेमेंट सोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, पर्सनल लोन है, ये सब देती हैं ये। और इसके सामने जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी खड़ी हुई हैं। रिसेंटली जियो फाइनेंस ने एक ऐप भी लॉन्च किया, आई थिंक इसको भी करीब 6 महीने तो हो गए हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें से ये यूपीआई पेमेंट ट्रांसफ़र का फैसिलिटी दे रही है, और बिल पेमेंट का ट्रांसफ़र फैसिलिटी दे रही है। आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका लोन का रीपेमेंट की फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। और इनका ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, ये जो हमारे जो आसपास की जो 5-6 कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, राइट, यूएई है, और एक दूर की कंट्री है फ्रांस है, इसके अंदर जो है हमारा यूपीआई ऐप चलता है, और लोग जो हैं डायरेक्टली पैसा जो है इंडियन बैंक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई उनको बीच के अंदर देर इज़ कोई बीच में कोई ब्रोकरेज या कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र करिए इन कंट्री से, देर इज़ नो इशू। और म्यूचुअल फंड्स के लिए भी इसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसका लाइसेंस भी मिल गया है। अब पता नहीं है कि ये उसका म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है इन्होंने स्टार्ट किया है नहीं किया है, ये तो एक्चुअली 17 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई अब हमने पैसा लगाया हुआ है, अब हम इसके अंदर क्या करें। तो हम जो हैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, और वो जो चीज़ कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं। ये जो हमें इस शेयर के साथ खड़े रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़रा इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसके फंडामेंटल देख रहा था तो इसकी जो मार्केट कैप है फिलहाल वो 1,78,281 करोड़ की मार्केट कैप है। जो बुक वैल्यू है वो 216 है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, इट्स फैंटास्टिक। पी जो है ना ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ये है 111। अच्छा, जब आपका स्टॉक इतना महंगा होता है एज कंपेयर टू योर पियर्स ग्रुप या कॉम्पिटिटर से, तो फिर मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है भाई कि ये इतना महंगा क्यों है। तो जब मैं इसका और फंडामेंटल देख रहा था तो मालूम पड़ा कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ 1.55% है, विच इज़ एक्सट्रीमली पुअर। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम से कम 20% होना चाहिए। सो इट हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो।
तो अब जो है मतलब हमको एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई है कि भाई इसका जो पी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हैं, डिप्लॉय जो कैपिटल कर रहे हैं, उसका यूज़ भी बहुत नहीं है। बहुत अच्छा तो नहीं, अच्छा ही नहीं है। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि इनको बिजनेस जो है ना वो एक्सपैंड करना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस जो है इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब ज़रा ये देख लेते हैं इनके जो कंपटीशन है। वैसे तो अगर आप आज नेशनल स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में देखिए तो कम से कम 100 कंपनीज हैं जो कि इस टाइप का बिजनेस करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस करती हैं, लोन देती हैं। आप जो लोन मांगो लोग देने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके जो डायरेक्ट कंपटीशन में आता है, जहाँ से इसको हेड ऑन कंपटीशन मिलता है, उसके अंदर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का पी कितना है? 31.20, राइट। चोला फाइनेंस का कितना है? 30.36। श्रीराम इन्वेस्टमेंट का कितना है? 13.58। अब आप बताइए, जहाँ पर जो पी रेशो है वो 13.58 है या 31 है, उसके सामने आप लेके खड़े हुए हैं 111, तो भाई आपको कितना प्रीमियम मिलेगा? कहाँ तक लोग आपको पैसा देंगे? भाई आपको या तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, या फिर जो प्राइस है वो नीचे आनी चाहिए। इसको जब मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा था कि अगर इसका पी अगर 40 होता है तो इसकी जो कीमत है वो 85 रुपये होती है फेयर वैल्यू। रिलायंस जियो की जो फेयर वैल्यू है, दैट इज, अगर कंपटीशन के साथ खड़े हो जाएं और थोड़ा प्रीमियम भी ले लें, 45 रुपये का ईपीएस आप ले लीजिए, तो भी मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 85 रुपये होती है। भाई आपको 111 रुपये क्यों दिए जाएं? तो इसके लिए यही है कि भाई आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, नंबर 1। और दूसरा है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल जो है उसके अंदर भी आपको बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है कि जो ये जो शेयर्स हैं ये हमने ही लिए हैं या इंडियन पब्लिक ने भी लिए हैं। इंडियन पब्लिक ने ही लिए हैं। ये जो शेयर है एफआईआई ने भी लिए हुआ है। एफआईआई ने लिए हुआ है 12.45%। डीआईआई का है 11 पॉइंट समथिंग 15 समथिंग, गवर्नमेंट का है 0.14%, और जो प्रमोटर हैं, खुद जो प्रमोटर है उनका है 47.12%। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो इनका जो शेयर पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। जितना मुकेश अंबानी के पास शेयर्स हैं, बाकी लोगों के पास ही मिला के इतने सब शेयर हैं, सो दैट इज़ नाइसली मेड। हाँ, अगर थोड़ा मुकेश अंबानी का ज़्यादा होता 10, 15, 20%, तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता, 70-75 के आसपास होता। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है, अलग फोकस है ये। तो अब सबका सब पॉइंट तो हमने इसके फंडामेंटल समझ लिए कि इसका पीईआई है और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत पुअर है। नंबर 2, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है इसको, और इनको जो बिजनेस है उसके अंदर एक्सपेंशन करना पड़ेगा और थोड़ी एग्रेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल है कि इसके जो है ना प्लस पॉइंट क्या हैं। प्लस पॉइंट भी है, ऐसी बात नहीं है कि लोग जो पैसे दे रहे हैं तो इनके प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट क्या है? ये डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पेडिग्री इसकी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और आप ये देख लीजिए कि पिछले करीब 3 क्वार्टर से इसकी सेल बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका, और साथ में नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो जो पैरामीटर्स हैं वो तो अपने आप बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, लेकिन दे आर नॉट इनफ कि आप 284 रुपये का या 280 रुपये का जो शेयर है इसको जस्टिफाई कर सके। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जितना आपका परफॉर्मेंस है, जितना आपका हो सकता है, आपकी छोटी कंपनी है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है ज़्यादा दिख रहा हो, बट ऑल सेड एंड डन, जो आप प्रीमियम कमांड करने की कोशिश कर रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो तो बिल्कुल गैर मामूली है। तो अब जो है, देखिए, मेरा अपना व्यू तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो पैसा लगा के बैठा हूँ, मेरे पास तो इसके करीब करीब 1000 शेयर हैं,
और मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो यही सोच के बैठा था कि शायद 2-3 साल के अंदर इसके अंदर पैसा बन जाएगा। और मैं इसीलिए आपको भी रिकमेंड करता रहा कि आप भैया आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो, पैसा बनेगा। लेकिन फिर जो है मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो ये कह रहा था, मेरे को ब्रोकर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो बच्चा पैदा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जब 1 साल का होता है 2 साल का होता है तो वो भागना चालू कर देता है। रिलायंस को भी ऊपर आने के अंदर 10 साल लग गए थे, 12 साल लग गए थे। इसलिए जो लोग होल्ड कर सकते हैं जो लोग होल्ड कर सकते हैं फॉर दैट पीरियड, भाई उनके लिए तो सोने की मुर्गी है, अंडा देके जाएगी या सोने का अंडा देगी, करोड़पति तो बना देगी आपको। अगर आपके पास मतलब अगर हर साल अगर आप समझ लीजिए आपने 100 दो सौ शेयर भी हर साल खरीदे, तो इन 5 years यू विल हैव अबाउट 800 to 1000 शेयर। कौन रोक सकता है आपको करोड़पति बनने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। तो जिनमें होल्डिंग कैपेसिटी है बिल्कुल रखें। जिनके पास बहुत छोटी पूंजी जिन्होंने लगा रखी है 20,000 25,000 30,000, तो ये कोई बहुत हल्की सी अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को होनी चाहिए जो शेयर मार्केट के अंदर है। और मुझे तो लगता है उनको तो 10-20 साल भूल जाना चाहिए, सब करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर मेरे को इसको नट शेल के अंदर इसको एनालाइज करना हो, एक वर्ड के अंदर मुझे बोलना हो, तो क्या मैं बोलूँगा? आई विल से कीप इट फॉर अबाउट 5 to 10 years टाइम, have minimum about 500 to 800 shares, you will be मल्टी मिलेनियर। एक ब्रोकर ने तो बोला है कि मल्टी बैगर नहीं होगा, ये डबल मल्टी बैगर होगा। इतना ब्रोकर को कॉन्फिडेंस है। छोटा मोटा ब्रोकर नहीं है, मैं नाम तो नहीं ले सकता अपने वीडियो के अंदर उसका, लेकिन छोटा मोटा ब्रोकर नहीं है। उसने बोला ये सबका बाप निकलेगा एक्चुअली शेयर। खैर निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो होल्ड कर सकते हैं उनको मेरी यही राय है कि शेयर को होल्ड करिए। और ये जो 17 जनवरी को जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करना, अच्छे हो या बुरे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर 20 25 50 रुपये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब तक इसका जो पी है वो ठीक नहीं होता है, वो गिर के मतलब इतनी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इतनी आपकी अर्निंग होनी चाहिए कि जो पी रेशो है ना वो घट के करीब 40-45 के आसपास आ जाएगा, तो फिर आप कंपटीशन के अंदर है। नहीं तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, परफॉर्मेंस पे ही मिलेगा जो भी कुछ आपको मिलेगा। तो बस वेट करिए इसको, ये सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा देगी। और आप जरा फाइनेंशियल्स हैं उनको भी चेस करते रहिए, देखते रहिए, हर क्वार्टर में एनालाइज करते रहिए, रिव्यू करते रहिए दैट हाउ इज़ द कंपनी परफॉर्मिंग। बट नेवर द लेस द शेयर हैज़ टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट विल गिव यू लॉट ऑफ मनी। बस यही मैं लास्ट मेरा सेंटेंस है, कीप द शेयर फॉर लॉन्ग टाइम, इट शुड गिव यू ह्यूज मनी, इट शुड मेक यू मल्टी मिलेनियर एवरी ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। नमस्कार।